पार्ट 1 में हम लोग ने संसाधन का उपयोग के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है। संसाधन को वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके आधार पे, ठीक है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें जैव और अजैव दो आते हैं। फिर उपयोगिता के आधार पर उसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और चौथा हो गया विकास के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे, मतलब कि संभाव्य संसाधन कौन सा है, विकसित संसाधन, भंडार और संचित, मतलब किसकी संभावना है या विकास करने के बाद कहाँ पे मिलेगा, उसका भंडारण क्षमता कितना है या संचित अभी कितना है, ठीक है। इसके आधार पे संसाधन को बांटा गया है। अब है कि संसाधन को बांटने का तरीका जो है, अब संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, ठीक। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है, और मानवीय संसाधन को संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन अब उसमें हम देखेंगे आगे, ठीक है, जैव, अजैव, प्राकृतिक, ये सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा संसाधन के प्रकार, तो पहला क्या था, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। तो जैव संसाधन के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल मतलब वायुमंडल, पृथ्वी पर जीव मंडल और स्थल मंडल को मिला के जो मंडल बनता है उसको जीव मंडल कहते हैं या जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी समुदाय। अन्य प्राणी समुदाय में पशु पक्षी जितने भी है जैसे है वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुएं। अब निर्जीव वस्तुएं में कौन कौन सा आ जाएगा, जितना खनिज है, चट्टान है, पहाड़ है, ये सभी अजैव संसाधन में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे दो तरह से बांटा गया, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। नवीकरणीय मतलब कि वैसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये खत्म भी हो गया तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। अब हम सोलर सेल प्लेट तो जानते ही होंगे, तो सोलर प्लेट के द्वारा हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी, और फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर अगला दिन हम लोग उसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। उस तरह विद्युत, वन्य प्राणी सभी कैसे संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। अब वन्य प्राणी के कैसे संसाधन कहा जा सकता है, अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह सब बने हुए हैं, ठीक। वो पार्क में सब लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह देखने जाते हैं, उससे हम लोग को सरकार की आय होता है। तो वो जब आय का एक साधन हो गया तो हम लोग के लिए क्या हो गया, वो एक संसाधन हो गया, ठीक है। क्योंकि संसाधन क्या है, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी वस्तुएं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं वे सभी संसाधन में आएंगे। तो इस तरह वन्य जीव भी संसाधन में आ गए। अब नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। अब पुनः चक्रीय देखिए, अब जैसे कि नवीकरणीय संसाधन में तो हम लोग जैसे कि बैटरी का यूज किए, उसका फिर दोबारा फिर हम यूज कर लिए, ख़त्म हो गया तो ठीक। मगर अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आ जाएंगे जिसका उपयोग हम लोग दोबारा फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोयला को जला देने के बाद फिर क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बानी जो राख बचता है उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन, आप जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हम लोग लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर पेट्रोल को और अदर यूज करते हैं जनरेटर वगैरह में, तो क्या उसको फिर दोबारा हम यूज कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो तो ख़त्म हो गया। अब हमें दोबारा फिर से ख़रीदना पड़ेगा उस चीज़ को चलाने के लिए। इसीलिए इसी तरह वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में गया। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। मतलब कि वे उसके लिए
ही स्पेशल होता है। जैसे कि अब हम लोग घर में रहते हैं, ठीक, हम लोग का ज़मीन है, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग के माँ बाप ज़मीन का रसीद कटवाते हैं, तो वो रसीद कटवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो वो कहाँ जाता है? तो सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में। अब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अपने परिवार के उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक है। अब जैसे कि आपके पास बाइक है, ठीक, ट्रैक्टर है, तो वो सब किस में आ जाएगा? वो सब व्यक्तिगत संसाधन में आ जाएगा, ठीक है। अब है सामुदायिक संसाधन। तो वैसे ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? इसका उपयोग तो स्पेशल किसी कोई यूज नहीं कर सकता, इसमें तो गांव के सभी लोग यूज कर सकते हैं। अब मंदिर में कहेगा, मस्जिद और मंदिर में जाने के लिए किसी को रोक लगा हुआ है? नहीं, हर कोई व्यक्ति जा सकता है, हर कोई पूजा कर सकता है, ठीक है। सामुदायिक भवन अब हो गया, तो सामुदायिक भवन में हर कोई बैठ सकता है, उसमें किसी को स्पेशल नहीं है कि हाँ हम ये मेरा है, या कोई भी गांव का कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि वो मेरा है, ठीक है। उसी तरह नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क, ये तो हो गया गांव में, ठीक है। गांव में मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन हो गया। और नगर क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं, ठीक, क्योंकि अब इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। तो हो गया ये पहले व्यक्तिगत, सामुदायिक, अब है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब जो राष्ट्र के लिए, जो अपने देश का संसाधन हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में करे। मतलब कि हम लोग जो भी जनता है उन लोगों के हित के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं, ठीक। अब ये देखते हैं हम लोग बॉक्स में क्या है, ये वाला। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागर क्षेत्र का राष्ट्रीय संसाधन। मतलब कि अगर जैसे कि ये भारत का अगर हम मैप मानते हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक कौन सा संसाधन आ जाएगा? जितने भी समुद्र में पाए जाएंगे तो वो 200 किलोमीटर तक जितना भी है वो सब आ जाएंगे हम लोग के राष्ट्रीय संसाधन में, ठीक है। तो समुद्र तट से कितना दूर हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन है? 200 किलोमीटर। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित नगरीय संसाधन का विकास करते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया। जो राष्ट्र अथवा हम लोग यानी कि जनता के हित के लिए जो बनाए जाते हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय समुद्र या सागर संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। अब मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं कि ये एशिया है, ठीक। तो इधर ये अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, ठीक है। तो ये सब एरिया में जो जितना है तो अब इंटरनेशनल बाउंड्री सब आ जाता है, ठीक। तो इंटरनेशनल बाउंड्री कहने का मतलब उस पर किसी स्पेशल कोई देश जैसे चाइना का या अफ्रीका का या फिर एशिया का, ठीक है, इस तरह के कोई स्पेशल देश का कोई हक नहीं होता। उस पर सभी देश उन संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। और ये कितने दूर तक होते हैं? तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, मतलब कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर को छोड़कर उसके आगे खुला जितना समुद्र है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? 200 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र। ये 200 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र जो आ जाएगा ये हो गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट है विकास के स्तर पे सभी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित, ठीक है।
तो अब हम लोग संभावित संसाधन में पढ़ते हैं। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक, मतलब कि वैसे संसाधन जिसकी संभावना है कि उसका उपयोग हो सकता है भविष्य में, मगर अभी वो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में पूरा मरुस्थलीय एरिया है, और मरुस्थल एरिया होने के कारण यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा ये, और गुजरात आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस एरिया में पूरा हवा बहुत ज़्यादा चलता है, जिस कारण वहाँ पे पवन ऊर्जा का उपयोग हो सकता है, और धूप भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे सौर ऊर्जा का भी उपयोग हो सकता है, परंतु अभी तक उसका उपयोग संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अब है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण प्रांत उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और संभाव्यता के आधार पर होता है। ठीक, अब है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। मतलब जैसे कि अभी पता है हम लोग को चला कि हाँ सऊदी अरब में तेल का कुआं है। ठीक, तो हम लोग को तेल, कच्चा तेल वहाँ से आ रहा है, तो हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह जैसे कि आंध्र प्रदेश में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले पता चला है कि वहाँ यूरेनियम के खदान है, पर अभी पता चला है कि हाँ है, पर अभी उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा संभाव्य संसाधन में। मगर राजस्थान का जो खेतड़ी का तांबा खनन क्षेत्र है, वो आ जाएगा भंडार संसाधन में। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को पता है। तो उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक, जिसमें ऊर्जा उत्पादन का सीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारा, जैसे नाइट्रोजन हम लोग के पास 78% है। ठीक है, तो हम लोग उसका उपयोग, अगर टेक्नोलॉजी विकसित हो गया तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं भविष्य में, मगर अभी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है संचित संसाधन, संचित कोष। इसका मतलब वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसके उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अब देखिए, अब भंडार संसाधन और संचित संसाधन में बस इतना ही अंतर है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का खोज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम उस भंडारित संसाधन का उपयोग कर सके, और संचित संसाधन में हम उन संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो अभी विकसित हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, तो यूरेनियम का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अभी। नाभिकीय रिएक्टर के रूप में ऊर्जा उत्पादन होता है ना, तो उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा संचित संसाधन में। ठीक है, इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ, यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पादन करने में उपयुक्त हो सकती है। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित ऐसे संसाधन वन में, बांधों में जल के रूप में संचित रहते हैं। अब बांध जैसे कि बनाया जाता है, बांध को घेर के बनाया जाता है, इसमें पानी रहता है, तो पानी से अब बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो ये सब क्या चीज़ में आ जाएगा? संचित संसाधन में। ठीक है, तो आज हम लोग बस अभी इतना ही पढ़ते हैं कि कौन कौन सा पार्ट था, कौन कौन सा नहीं था, उसका संसाधन को कितने पार्ट में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर इत्यादि। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you so much.